हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, जैसे इंसान में यानी ह्यूमन में सूअर की किडनी का सफल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसा, और मेडिकल जगत में एक क्रांति बताई जा रही है। तो क्या है इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। किस देश ने क्वीन एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाकर पहला राष्ट्रपति चुन लिया है इनको? अब ये क्वीन नहीं रही उस देश में, इस बारे में बात करेंगे। इंडिया ने तालिबान से रूस में वार्ता की है। इंडियन डेलीगेशन ने बातचीत की है तालिबान के डेलीगेशन से। तो ये जो आयोजित हुआ किसके द्वारा आयोजित किया गया था और क्या कहेंगे इसे, कौन सा फॉर्मेट कहेंगे। केरल और उत्तराखंड में अचानक विनाशकारी बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ है, तो उसकी क्या वजह रही है, क्यों पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कई टॉपिक है जिस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबाना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंसान में सूअर की किडनी का फर्स्ट सफल ट्रांसप्लांट किस देश में हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, और ये जो ट्रांसप्लांट है उसकी सफलता बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, और इस बार पूरा डिटेल में आगे बताएंगे आपको। हर बार फेल हो जाता था, लेकिन आखिर क्यों इस बार सफल हुआ है? सूअर के यानी पिग के जीन में यानी जेनेटिक चेंज करना पड़ा है। किडनी कैसे काम करती है, इन सब के बारे में बात करें। तो किसने ये रिसर्च किया और सफलतापूर्वक किया काम? तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने किया। ओके, अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने जीनो ट्रांसप्लांट को लेकर बड़ी सफलता प्राप्त की है। जीनो ट्रांसप्लांट जो होता है उसे कहते हैं जानवर के ऑर्गन को मनुष्य के ऑर्गन से रिप्लेस करना, ओके, ट्रांसप्लांट करना। तो वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर सूअर की किडनी को महिला में ट्रांसप्लांट किया, और ये जो महिला थी वो ब्रेन डेड थी, लेकिन बाकी पूरा शरीर काम कर रहा था। ओके, सूअर की किडनी का महिला में ट्रांसप्लांटेशन सफल हुआ। ये है सूअर की किडनी, और ये डॉक्टर उस समय ट्रांसप्लांट कर रहे थे, उसी वक्त की ये तस्वीर है। और महिला जो है वो बिल्कुल नॉर्मल, उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया, असामान्य जो क्रिएटिनिन लेवल था वो भी नॉर्मल आ गया, और मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माने जा रहा है। देखिए, वैसे तो पशुओं से मानव में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रयास कई सदियों से किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती थी, क्योंकि ट्रांसप्लांट के कुछ ही घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो जाती थी, ऑर्गन फेल हो जाता था। तो अब क्यों सफलता मिली है, एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये हो सकता है सवाल हो आपके एग्जामिनेशन के लिए। दरअसल हुआ ये है कि ये सूअर के जीन्स में ग्लाइकोन नामक एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, जो कि इंसान में नहीं होता है। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल है उसको ह्यूमन बॉडी फॉरेन एलिमेंट मान लेती है, मतलब बाहरी तत्व है, उसको रिजेक्ट कर देती थी। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने के लिए सूअर के जीन में ही चेंज किया, और जेनेटिकली चेंज करके शुगर मॉलिक्यूल जो था सूअर का यानी पिग का, उसको निकाल दिया। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग से सूअर के जीन्स में बदलाव करके किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया। तो कैसे हुआ है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर, कैसे तैयार हुए? तो देखिए, मेरे बगल में ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सूअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड भ्रूण तैयार किया, एम्ब्रियो, और वो फीमेल जो पिग थी उसमें डाला, टेस्ट ट्यूब बेबी के तहत तैयार करके उसके गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया। और इससे सूअर के जो बच्चे हुए उनमें वो ग्लाइकोन नामक जो शुगर मॉलिक्यूल था वो नहीं पाया गया। ओके, जेनेटिकली चेंज करने की वजह से, इसके जीन में चेंज कर देने की वजह से। इसके बाद फिर किडनी निकाल कर, इस सूअर की किडनी यहाँ होती है, किडनी निकाला गया, और उस महिला के जो ब्रेन डेड महिला थी, बॉडी पूरी तरह से काम कर रहा था, एक्टिव था बॉडी, ब्रेन को छोड़ के, तो उसमें ये ट्रांसप्लांट किया, ये डॉक्टर कर रहे हैं। ओके, और महिला बहुत सामान्य ही स्थिति में आ गई थी। क्रिएटिनिन लेवल जो है बॉडी का वो सामान्य स्तर पर आ गया था, हालांकि ब्रेन डेड था, लेकिन बाकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव थी। तो ये जो सफलता मिली है, ये फोटोग्राफ आप देखिए, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, और ये है सूअर की किडनी, इसे ही ट्रांसप्लांट किया जा रहा है।
ये डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ये लोग हैं। ओके, तो अभी ये जो ट्रांसप्लांट है वो बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया एक्सपेरिमेंट, और उसके डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 2 साल में किडनी पेशेंट्स पर इसके ट्रायल शुरू किए जा सकते हैं। और साथ ही फ़िलहाल जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें केवल 3 दिन ही किडनी को मरीज के शरीर में रखा गया, क्योंकि पेशेंट था वो ब्रेन डेड थी पेशेंट महिला, तो इसलिए 3 दिन ही रखा गया और चेक किया गया, वो सफल रहा। तो अब लॉन्ग टर्म में ट्रांसप्लांट की कोशिश की जाएगी, सफलता को जानने के लिए इसको टेस्ट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, देखिए किडनी जो है उसकी ज़रूरत ट्रांसप्लांट की पूरी दुनिया में बहुत लंबी वेटिंग है। ये देखिए कि जितनी ज़रूरत होती है उसका सबसे ज़्यादा स्पेन किडनी ट्रांसप्लांट कर पाता है और इंडिया तो काफ़ी पीछे है। ओके, अगर भारत की बात करेंगे तो करीब हर साल 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 6000 लोगों को ही किडनी मिल पाती है और नहीं मिलने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो किडनी के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं कि किडनी में दिक्कत ये होती है कि जब ये 50% या 60% तक ख़राब हो जाता है तब शरीर में इसके इंडिकेशन होते हैं। इसके बाद ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। 80% किडनी ख़राब होने के मामले जो हैं, मतलब जितने भी मामले होते हैं किडनी ख़राब होने के, उनमें 80% मामले शुगर, हाइपरटेंशन और लंबे समय तक दवा खाने वाले पेशेंट में होती है। ओके, तो एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं कि किडनी काम कैसे करता है। ओके, तो किडनी हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस रखता है, ब्लड में जो मौजूद वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के जरिए बाहर निकालता है, और इसके अलावा जो ज़रूरी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन है, उसको यूरिन में रिलीज होने से रोकता है। ओके, तो एक बेहतरीन काम करता है। और किडनी का मुख्य काम क्या है? तो ब्लड को साफ़ करना, गंदगी को यूरिन के जरिए बाहर निकालना। और शरीर में जो मौजूद 8 लीटर ब्लड है, एक ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 8 लीटर ब्लड होता है, तो उसको दिन में 20 से 25 बार किडनी जो है वो उसको साफ़ करता है। मतलब कि किडनी के थ्रू होकर 180 लीटर लिक्विड गुजरता है ब्लड, और ये 24 घंटे काम करता ही रहता है। तो किडनी जो है वो बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन, इन सब के लेवल को भी कंट्रोल करता है। साथ में हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जैसे रेनिन जो कि बीपी को कंट्रोल करता है, और इरिथ्रोपोटिन जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म भी है किडनी के जरिए ही होता है। बोन के रीडेवलपमेंट का काम ऐसे होता है। ओके, विटामिन डी के जरिए, और विटामिन डी को एक्टिव करता है किडनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अगर किडनी को लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर है, पानी है, तो वो इसे यूरिन के माध्यम से रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। और अगर शरीर में वाटर का लेवल कम है, जैसे ये बहुत ज़्यादा हो गया तो निकाल दिया, अगर वाटर का लेवल कम है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं आप, तो फिर किडनी ये समझ लेता है और फिर यूरिन के जरिए वो कम वाटर बाहर रिलीज करता है। इसलिए यूरिन जो है कभी कभी पीला आपको नज़र आता होगा, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम होती है। तो एक तरह से फ्लूइड को स्टेबलाइज भी करता है। और अगर किडनी ख़राब हो जाए या फिर किडनी ना हो तो हमारे शरीर में जो फ्लूइड है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और हर बार जब हम भोजन करते हैं तो ब्लड पर लोड बढ़ता है और उसको कंट्रोल करने का काम किडनी करता है। तो मुझे लगता है इस मामले में पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा ये कंटेंट, और ये जो रिसर्च हुआ है उससे आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो सुअर की किडनी को ह्यूमन में लगाया गया और सफलता मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को राज्य प्रमुख के पद से हटाकर सैम सेंड्रो मैसन को पहला राष्ट्रपति चुन लिया? आंसर होगा इसका बारबाडोस। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं बीबीसी का। बारबाडोस ये एक समृद्ध कैरिबियाई द्वीपीय देशों में से एक है। एक बार मैं मैप में ले चलता हूँ, ये रहा वर्ल्ड मैप, और सामने है प्यारा भारत। और अब बारबाडोस की ओर चलते हैं, और ये है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। ये अफ्रीका है, यहाँ से आगे बढ़े तो इधर उत्तरी अमेरिका है जो महादेश है, और नीचे इस तरफ
दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर यह बारबाडोस, ये बहुत ही छोटा सा है। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिया मोटली, राजधानी है ब्रिज टाउन, मुद्रा है बारबाडोस डॉलर। ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक हिस्सा है और इसकी आबादी करीब करीब 2.85 लाख है, मतलब बहुत कम। और इसका क्षेत्रफल 439 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली से भी छोटा है, दिल्ली का 1/3 कह सकते हैं आप। लखनऊ से भी छोटा ये एक देश है। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ओके, मतलब महारानी थी वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो ब्रिटेन की महारानी है, वही इसकी भी महारानी थी, क्वीन थी। और यहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे जो कि क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर माना जाता था। मतलब चुनाव उसी देश से होता था, वहीं से बारबाडोस से होता था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते थे इंग्लैंड की, जो यानी ब्रिटेन की क्वीन है उनकी, ओके। तो इस बार पहली बार प्रेसिडेंट चुना गया है और 30 नवंबर 2021 को ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसी दिन ब्रिटेन से बारबाडोस जो है वो स्वतंत्र हुआ था। 55वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है। तो डैम सेंड्रा मैसन, वो जो इससे पहले गवर्नर जनरल थी, अब वो देश की राष्ट्रपति हो रही हैं। और ये देश अब गणतंत्र बनने जा रहा है। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि सत्ता आम लोगों और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। पहले भी थी लेकिन अपरोक्ष रूप से थी, अब सीधे इस देश की जनता के पास शासन आ गया है। बारबाडोस जो है ये ब्रिटेन से 1966 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इसने ब्रिटिश रॉयल फैमिली से संबंध बनाए रखा था इसने। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। और जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, उसी तरह से सेल्फ गवर्निंग नेशन बना रहा, लेकिन राज्य प्रमुख के तौर पर ब्रिटेन की जो महारानी है उसे स्वीकार किया गया था। लेकिन अब ये देश गणतंत्र हो रहा है। इम्पॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, पसंद आ रहा है लाइक बटन तो ज़रूर दबा देना और तमाम दोस्तों को शेयर कर दो। व्हाट्सएप पर सभी दोस्तों को शेयर हो जाना चाहिए वीडियो। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। जैसे मैं बताता हूं ऐसे ही पूरे डिटेल में कंटेंट होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। एक बार लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता है। और हाँ, आज जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ ये फ्री में इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन होगा, भारतीय डिप्लोमेट्स ने तालिबानी प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन के साथ रूस में बातचीत की, तो इसे किस ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था? आंसर होगा मॉस्को फॉर्मेट, इसके द्वारा आयोजित किया गया था। भारत सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने 20 से 21 अक्टूबर को एक मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग हो रही थी, ये फोटोग्राफ है उसका, मॉस्को फॉर्मेट का। और इसमें भारतीय दल की अगुवाई विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने की। और विदेश मंत्रालय में वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले को देखते हैं, ओके। रूस के न्योते पर, यानी रूस ने इनवाइट किया था इस समिट में हिस्सा लेने के लिए, जिसका नाम था मॉस्को फॉर्मेट, ओके। जबकि तालिबान की ओर से उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलीम हनफी, उनकी अगुवाई में मॉस्को में एक टीम पहुंची थी, ओके। तो क्या है ये मॉस्को फॉर्मेट? वैसे तो मॉस्को फॉर्मेट का गठन हुआ था 2017 में, कुछ साल पहले। अलग अलग मुद्दे पर ये ग्रुप काम करता है, मीटिंग करता है। लेकिन इस बार अक्टूबर 2021 में मॉस्को फॉर्मेट जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के मुद्दे पर आयोजित हुआ है। एक तरह से तालिबान पर यह दबाव देने के लिए कि अगर उसे दुनिया से मान्यता चाहिए। देखिए, अभी तक पाकिस्तान के अलावा किसी देश ने, दुनिया के देश ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन को, यानी वहाँ की जो सरकार है उसको मान्यता नहीं दी है औपचारिक रूप से। तो एक बातचीत हो रही थी कि आप सभी गुटों को सरकार में शामिल करो, जो नरम पंथी हैं, जो अभी तो वहाँ जो भी सरकार में है वो सब आतंकवादी हैं घोषित रूप से यूनाइटेड नेशंस की ओर से। तो इसके अलावा भी जो लोग हैं दूसरी विचारधारा के, उनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए सरकार में। तो ये एक बातचीत हुई। और हालांकि भारत की ये दूसरी बातचीत है तालिबान के साथ। इससे पहले मैंने बताया आपको कि अगस्त 2021 में भारत ने तालिबान से UAE में भारतीय दूतावास में बातचीत की थी।
ओके, लेकिन अगर बात होगी कि इंडियन डेलीगेशन ने तालिबानी डेलीगेशन से बातचीत की, तो वो ये मॉस्को फॉर्मेट है, ये पहली बातचीत कहेंगे। ओके, तो सवाल है कि आखिर भारत जो है वो तालिबान से बातचीत क्यों कर रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन अब जो है वो एक हकीकत है और भारत को अपनी कूटनीति इसी के इर्द गिर्द रखनी होगी। भारत ने साल 2019 से ही तालिबान के प्रति अपना दृष्टिकोण जो था उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया था। हुआ यह था कि 2019 में जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया था और पाकिस्तान के हो हल्ला मचाने के बावजूद, हंगामा करने के बावजूद तालिबान ने भारत की आलोचना नहीं की थी, तो इससे भारत को ये संकेत मिला कि तालिबान जो है वो भारत और पाकिस्तान के से किसी के पक्ष में नहीं, मतलब एक तरह से लेगा कश्मीर के मुद्दे पर। और ये भारत जानता है कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में उभरता हुआ स्टेक होल्डर्स है और उसको भरोसे में लिए बिना अफ़गानिस्तान में काम नहीं किया जा सकता है, एंगेजमेंट नहीं किया जा सकता है। देखिए, अमेरिका ने तो तालिबान से डील करके अफ़गानिस्तान को उसे सौंप दिया और ऐसे में तालिबान शासन एक हकीकत है, ये माना जा रहा है। तो भारत ने तालिबान के साथ कुछ एंगेजमेंट देर से शुरू किया है, आगे नतीजे क्या होंगे ये तो देखना होगा। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसका बहुत प्रभाव है तालिबान पर, लेकिन इंडिया भी, चूँकि इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं और कर भी रहा है, तो उसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। चाबहार जो बंदरगाह है, पोर्ट, इंडिया ने ईरान में बनाया था, इसी खास मकसद से बनाया था ताकि अफ़गानिस्तान का रूट जो है वो इस्तेमाल हो सके यूरोप वगैरह दूसरे देशों में अपना सामान भेजने के लिए। ओके, तो इसलिए बातचीत की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केरल में अक्टूबर 2021 में अचानक विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुई, तो इसकी क्या वजह रही है? आंसर होगा अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से अत्यधिक बारिश। ओके, द हिंदू में न्यूज़ भी देख रहे हैं और ये एक्सपर्ट का ये कहना है कि एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है, उसकी वजह से ये वहाँ तबाही से मच गई। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना, लो प्रेशर एरिया बना, उसकी वजह से नमी आई और बारिश बहुत हुई। ओके, हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि ये इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है कि इसको बादल फटना कहा जाएगा। ज़्यादा बारिश की वजह से आप वीडियो भी देख लीजिए, ढेर सारा ये वीडियो है अलग अलग। ओके, वहाँ की स्थिति का है। 46 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 46 से ज़्यादा ताश के पत्तों की तरह वहाँ घर गिर गए, पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ है, इसकी वजह से तबाही मच गई है। बारिश जो है वो 12 से 20 अक्टूबर तक हुई है और 20 के बाद भी कई और इलाकों में बारिश हो रही है। ओके, और अगर कहें कि पूरी दुनिया में की जो मीडिया है उसने कवर किया है, ये देखिए आप, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, उसने। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अत्यधिक बारिश जो है वो केरल क्यों नहीं झेल पाया। यह है इंडिया के मैप में केरल, और आपको बता दूँ कि इससे पहले भी ये 2018 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से 480 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में भी काफ़ी बारिश हुई और लैंडस्लाइड हुआ, उससे 120 लोगों की डेथ हुई। ये तो अब तो रिकॉर्डेड है, इसके अलावा कितनी मौतें हो गई उसका पता नहीं। 2020 की बात करें, पिछले साल तो 70 लोगों की डेथ हुई थी, ये रिकॉर्डेड। और अब 2021 में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से केरल का जो ज़्यादातर हिस्सा है, ये तो केरल का मैप रहा और यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका, ये सब पानी से डूबा हुआ है, बहुत बुरी तरह से, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पर घर ताश के पत्ते की तरह गिर गए। क्यों आखिर हुआ ऐसा? देखिए, एक तो ग्लोबल वार्मिंग के संकेत मिल रहे हैं कि मानसून के मौसम में वैसे तो बारिश होती है, ये असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और पिछले 120 से 130 सालों में धरती का औसत तापमान करीब करीब 1.3 सेंटीग्रेड बढ़ गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी 9 से 10% बढ़ जाती है। तो अगर आप देखेंगे पूरे इलाके में और भारत में भी कि कुल वर्षा पूरे साल में या मानसून में कितनी हुई है, तो पाएंगे कि कमी आ रही है लगातार। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि
अचानक से ज़्यादा बारिश हो रही की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है। और केरल में जो ये बाढ़ आई है, जो हालात ख़राब हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसके बावजूद वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भारी बारिश के कारण जो असर है वो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज़्यादा नहीं है। लैंडस्लाइड और बाढ़ के पीछे बड़ी वजह जो है वनों की कटाई है, सड़कों का निर्माण है और उत्खनन है, बेहिसाब शहरीकरण है। शहरीकरण के वजह से नदियों का कैचमेंट एरिया जो है वो सिमट गया है, मतलब कि नदी में पानी संभालने की क्षमता आज से 25 साल पहले जितनी थी उसके बहुत कम हो गई है इस वक्त। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अत्यधिक बारिश के दौरान पानी का जो लोड कैचमेंट एरिया कम है, तो ऐसे में वो बाढ़ का रूप ले लेती है। और पहाड़ों पर वनों की कटाई हुई, इसकी वजह से मिट्टी की जो पकड़ है वो बहुत कमज़ोर हुई है। तो ऐसे में भूस्खलन बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। और कुछ दशक पहले यही ज़मीन जो है वो बारिश का ज़्यादातर पानी अवशोषित कर लेती थी, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि धरती पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पा रही है। दूसरी एक और वजह ये है कि अरब सागर जो है पहले की तुलना में अब ज़्यादा गर्म हो रहा है। अरब सागर कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। ये गर्म हो रहा है और ये खतरनाक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब गर्म हुआ तो गर्म हवा ऊपर उठी, उसकी वजह से लो प्रेशर पड़ता है, तो चारों तरफ की जो नमी है वो वहाँ पर आती है और उसकी वजह से अब हम लोग देख रहे हैं नियमित रूप से छोटे बड़े चक्रवात बन रहे हैं, जो पहले ऐसा कम देखने को मिलता था। हालांकि जो इस विशेषज्ञ हैं मौसम विभाग के, उनका ये कहना है कि केरल में जो भूमि उपयोग के जो पैटर्न है उसमें जो बदलाव किया गया उसकी वजह से भूस्खलन के दौरान घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। मतलब कि भू उपयोग केरल में यहाँ पर जो ज़मीन का उपयोग है वो एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया गया है। उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ बाढ़ वगैरह के खतरे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि नदियों का कैचमेंट एरिया कम कर दिया हमने। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उन सब को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ सालों की प्रिपरेशन करनी होगी हम लोगों को, ये देखने को मिल रहा है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये रहा, उत्तराखंड में अक्टूबर 2021 में भारी बारिश और पहाड़ों पर भूस्खलन से तबाही हुई, तो इसकी क्या वजह रही? यहाँ पर जो वजह है वो है पश्चिमी विक्षोभ भी है। ओके, पश्चिमी विक्षोभ मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, दरअसल क्या होता है कि हर चीज़ की एक मियाद होती है। अगर समय पर आए तो दिल खोल के स्वागत होता है, लेकिन बेसमय आ जाए तो परेशानी का सबब बनता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अभी उत्तराखंड में खासतौर पे बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पश्चिमी विक्षोभ आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, तो उसकी वजह से इंडियन जो एग्रीकल्चर सिस्टम है खासतौर पे उत्तर भारत में उसको काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन अभी ये वक्त नहीं था पश्चिमी विक्षोभ का इस तरीके से आने का। थोड़ी मोड़ी तो नमी आती थी, बारिश होती थी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं कि भारी तबाही हुई है। 64 लोगों की डेथ हो चुकी है। ओके, और अगर हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, तो ये उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, जो ये वाला जो हिस्सा है मेडिटेरियन सी है, जो कि उधर यूरोप और इधर अफ्रीका इसको जोड़ता है, उसके बीच में है ये मेडिटेरियन सी। तो वहाँ से शुरू होता है। ख़ास तौर पर ये सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी क्षेत्र में आंधी और तूफान की मुख्य वजह बनता है। ये जो है ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में भूमध्य सागर में ये बनता है पश्चिमी विक्षोभ, और यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ से भी नमी लेता है और ये एक धारा चलती है इस तरफ, और ये चक्रवात की शक्ल में इधर ईरान होते हुए मध्य पूर्व होते हुए और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है इस तरफ से, यहाँ से आते हुए। ओके, जेट धारा भी चलती है जो कि इस तरफ कुछ चली जाती है और कुछ इस तरफ आती है। तो यही जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहेंगे, इसको गैर मानसूनी बारिश के रूप में भी कहें। अभी मानसून ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस तरफ से भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया और उसकी वजह से जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं और उत्तरी इलाके हैं कुछ, वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चूँकि ये पश्चिम से आता है इसलिए पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये सर्दियों में इसका इफेक्ट होता है जनवरी फरवरी के आसपास, और उस वक्त रबी की फसल के लिए ये लाभदायक होता है।
हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल का बड़ा योगदान जो इसी का है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अक्टूबर में क्यों आ रहा है? देखिए, कभी कभी मानसून के अंत में ये सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार ये हुआ है, उसकी वजह से उत्तरी राज्यों में बारिश देखने को मिली हम लोगों को, और ख़ास तौर पर उत्तराखंड जो यहाँ पर है इस मैप में, उत्तराखंड, तो वहाँ पर बारिश देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। यहाँ पर नेशनल हाईवे टूट गए हैं, नदियाँ उफान पर हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि उत्तराखंड में इतनी तबाही क्यों मची है? इसकी भी बड़ी वजह बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर जो बेहिसाब कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो बड़ी वजह है। बर्बादी को समझने के लिए हमको हिमालय के निर्माण को समझना होगा। दरअसल हिमालय का निर्माण 60 मिलियन ईयर यानी 6 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हुआ है। ये इस तरह से हुआ है, ओके। और पहले जो बड़े भूभाग थे वो अफ्रीका के आसपास हुआ करते थे, लेकिन अलग हुआ और ये टकराया। इस तरीके से ये हिमालय का निर्माण हुआ है पूरा उधर से यहाँ तक, ओके। और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है वो आपस में जो टक्कर दे रहे हैं अभी भी। इंडियन प्लेट लगातार धक्का दे रहा है यूरेशियन प्लेट को। इसकी वजह से क्या है कि हिमालय की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, इसलिए हिमालय को कच्चा पहाड़ कहा जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं और काफ़ी चौड़ी सड़कें भी बनाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर विस्फोटकों का प्रयोग होता है, तो बारिश के दौरान इसका बुरा नतीजा देखने को मिलता है। आमतौर पर जो दोनों राज्य हैं, केरल और उत्तराखंड, वहाँ पर मानसून के मौसम में जो है वो सितंबर के लास्ट तक मानसून लगभग चला जाता है, जिसकी वजह से बारिश की जो तीव्रता है उसमें कमी आ जाती है अक्टूबर में। लेकिन इस बार अक्टूबर के बीच में या अक्टूबर अब ख़त्म हो रहा है उस समय बारिश लगातार हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा उसका अयोध्या कैंट, ओके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में इसका ऐलान किया है, ओके। न्यूज़ भी आप देख लीजिए द हिंदू का। और इससे पहले सरकार ने 2018 में फैजाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था, लेकिन जो रेलवे स्टेशन था, जंक्शन था, उसका नाम अभी भी फैजाबाद जंक्शन था। तो अब अयोध्या यानी फैजाबाद कैंट था, तो अब अयोध्या कैंट कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति यानी सोशल जस्टिस कमेटी का गठन किया है? आंसर होगा सुब्बा वीर पांडियन, ओके। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये बनाया है, अनाउंस किया है, और ये हैं सुब्बा वीरा पांडियन। इनका क्या काम होगा? 7 सदस्यीय कमेटी है और ये तमिलनाडु में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निगरानी करेंगे कि वहाँ पर सामाजिक न्याय जो है वो ठीक से लागू हो रहा है या नहीं, और इसके साथ साथ समय समय पर राज्य सरकार को सिफारिशें भी देंगे। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि सभी तबकों को एक समान अवसर और पिछड़ों को आगे बढ़ने का मौका देना। अगला क्वेश्चन, मोल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अक्टूबर, ओके। ये दिवस जो है खासतौर पर जो केमिस्ट्री के से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। मोल जो है पदार्थ का एसआई मात्रक है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसका बेस यूनिट भी के तौर पर भी है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उसमें उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। आंसर होगा 23 अक्टूबर, ओके। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। हिम तेंदुआ जो है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स का नया सीईओ किसे बनाया? आंसर होगा कमांडोर पीके गर्ग, ओके। कमांडोर पीके गर्ग। मिशन ओलंपिक सेल उसकी बैठक हुई थी और उसी में ये फैसला हुआ। कमांडोर पीके गर्ग जो हैं जिनको सीईओ बनाया गया है वो खेल रत्न पुरस्कार उनको मिल चुका है 1993-94 में। अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं 1990 में, ओके। टॉप्स क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम। ये एक स्कीम है जिसके तहत चुने हुए खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है
और ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा जाता है। जैसे अभी जो ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, उससे पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ खिलाड़ी रूस से पहुंच रहे हैं, इंडियन खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी कहीं और से स्पेन से पहुंच रहे हैं, कुछ खिलाड़ी किसी और देश से सीधे टोक्यो में पहुंच रहे हैं। तो दरअसल वो सब खिलाड़ी उन देशों में, कुछ रूस से गए, वो रूस में ट्रेनिंग ले रहे थे, स्पेशल ट्रेनिंग, और कुछ जो स्पेन से गए तो वहाँ स्पेन में ट्रेनिंग हो रही थी। तो ये सब की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और इस योजना को सितंबर 2014 में युवा एवं खेल मंत्रालय ने शुरू किया था। स्कीम के तहत कोर ग्रुप जो है वो चुनता है एथलीट को और उनको ये सुविधा मुहैया कराता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पूर्व खिलाड़ी सरनजीत सिंह का निधन हो गया 14 अक्टूबर 2021 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा हॉकी। और आपको बता दूं कि 59 ईयर के थे। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल जो प्लेयर थे वो, और फोटोग्राफ ये रहा। उन्होंने भारत के लिए खेला था, 1983 में जर्मनी का दौरा किया था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर होगा ट्रूथ। ट्रूथ नाम से उन्होंने कहा है कि हम अपना लॉन्च करेंगे। दरअसल हुआ ये, उनके साथ दिक्कत ये है कि इसी साल की शुरुआत में यानी 2021 में ही फेसबुक और ट्विटर ने ट्रंप पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से वो सोशल मीडिया से एक तरह से आउट हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल पब्लिक करती है, अमेरिका हो या बाहर हो। ओके, हाँ, कुछ देशों में कुछ टेलीग्राम भी है, अलग अलग देशों में, तो वहाँ भी पॉपुलर है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रंप जो है वो पब्लिक से आउट से हो गए हैं। उनको जो भी कहना होता है तो मीडिया को कहना पड़ता है, और मीडिया के जरिए ये मैसेज उनको पहुंचाना पड़ता है। तो अब उन्होंने ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के तहत ट्रूथ नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है, और वो चाहते हैं कि ट्विटर या फेसबुक जो है उसको टक्कर दे। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की कंपनी MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का 40% हिस्सा किस कंपनी ने खरीदा है? आंसर होगा रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड। ओके, मनीष मल्होत्रा ने ये कंपनी 2005 में लॉन्च की थी, और लग्जरी रिटेल जो है वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे अलग अलग शहरों में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किससे नियुक्त किया है? आंसर होगा आलोक मिश्रा। ओके, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये फैसला किया है। आलोक मिश्रा की नियुक्ति 5 साल की हुई है। और आपको बता दूं कि IPGL क्या है? ये केंद्र सरकार ने इस कंपनी को ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए ये कंपनी बनाई गई थी, और वहाँ पर पोर्ट को जो बनाने का काम है, इसके अलावा संचालित करने का काम है, यही कंपनी करती है। आपको पता है कि भारत ने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और भी कई क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर देंगे। ओके, शेयर कर दो तमाम दोस्तों को ये वीडियो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा।